स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज बीडी 103 का बीएड का प्रथम वर्ष का फाइनली पीडीएफ हम आज जानकारी करेंगे और आपको बताएंगे। फाइनली पीडीएफ को इसको हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे दिया है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है, इसमें होगा अशुबेल द्वारा, ठीक है ना। प्रत्ययों के शिक्षण हेतु स्वार्थिक उपयोगी है, तो ये उन्नत संगठन शिक्षण प्रतिमान, उन्नत संगठन शिक्षण प्रतिमान। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं का परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया, यह कथन किसने दिया है? तो ये एडसन ने दिया है, एडसन द्वारा दिया गया है। भाषा विकास की विशेषता नहीं है, भाषा विकास की विशेषता नहीं है उत्पादकता, भाषा विकास की विशेषता नहीं है उत्पादकता। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अवयव है प्रशिक्षणात्मक। बलूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई को स्वामित्व स्तर माना है, तो ये है 80 से 85। बलूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम क्या है? स्वामित्व का क्रम ये हो जाएगा आपका अनुवर्ग शिक्षण, निंदनात्मक परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षण। स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो यह कमजोरी दूर करने हेतु। स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है परंपरागत शिक्षण और अनुवर्ग शिक्षण द्वारा। वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वह वास्तविकता होने का बोध कराता है, क्या कहलाता है? वह प्रतिमान कहलाता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान का मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? तो अंतःकरण का किया गया है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से शब्द से हुई है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ठीक है। मन की विज्ञान को मन का विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? तो यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? इसका एग्जाम्पल यानी परिभाषा किसने दिया है? तो मार्गन ने दिया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन में सर्वप्रथम अलग किसने किया? तो ये विलियम वुड ने किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन है किसका? यह कथन है वुडवर्थ का। पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी उठने, ठीक है, उठने। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? यह कथन वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य क्या नहीं है ये बताना है। तो देखिए वर्णन का मापन मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है और पूर्वानुमान तथा नियंत्रण भी कहलाता है और व्याख्या तथा स्पष्टीकरण भी मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है। लेकिन इस मनोविज्ञान का अध्ययन के लक्ष्य जो नहीं है वह है खाद्य एवं सुरक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है ये आपको क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। ये हम आपको अगले प्रश्न पीडीएफ में बता देंगे। तब तक कमेंट में आप बताइएगा शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट तो आपको हम बता देते हैं कि शिक्षा, अगर नहीं जानकारी तो बता देते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है। तो यह महत्व होता है बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में महत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन,
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिमाणों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह किसने कहा? यह काल्सनिक ने कहा। बुद्धि नवीन 15 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, यह किसने कहा? तो यह कहा है कुर्ज ने। सीखने की प्राथमिक नियमों को प्रतिपादन द्वारा किया गया है डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट में प्रतिपादन के बाद ठीक भरा जाएगा थॉर्नडाइक द्वारा किया गया, यानी सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक कौन थे? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक आपका स्किनर थे। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो ये है पेस्टोलॉजी ने। शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक का क्या महत्व है? शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक का यह महत्व है कि बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायता होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये है आत्मगत सब्जेक्टिव विधियां और वस्तुगत यानी ऑब्जेक्टिव विधियां। वही दर्शन विधि के जनक कौन है? तो वही दर्शन विधि के जनक जो है वह जॉन बी वाटसन है। आत्मगत विधियों के अंतर्गत कौन सी दो विधियां मुख्य है? तो ये है अंतर्दर्शन विधि, जो अंतरानुभवों की संचय विधि कहलाता है। अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं? अंतर्दर्शन विधि के गुण है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? तो यह है शोध की। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी उटने। ठीक है। अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष है? तो अंतर्दर्शन विधि में दोष है मानसिक क्रियाओं का अस्पष्ट या परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन को कठिनाई। पद्धति शब्द का अर्थ क्या होता है? पद्धति शब्द का अर्थ ये होता है कि पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं ईबी टिचनेर। ईबी टिचनेर। प्रकायवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं जेम्स। मनोविश्लेषण की विधि का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये है फ्रायड। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ये विधायक विज्ञान है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1879 ईस्वी में की गई थी। यह क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, VVI क्वेश्चन है, कल का पेपर में ये आना ही आना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1879 ईस्वी में की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी लिपजिंग में की गई थी। किस विधि के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है? तो यह प्रयोगात्मक विधि के कारण मनोविज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। युद्ध की दशाओं में सामाजिक व्यवहार अध्ययन के लिए मनोविज्ञान के किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो स्वाभाविक निरीक्षण की उपयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आइए हम कंप्लीट करते हैं। 48 में आते हैं, जो 48वें पेज की बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो ये महावैधता की पाई जाती है। जिस सर्वे में एक ही प्रति दर्शन का आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय में कई बार अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैनल सर्वे कहते हैं। निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? तो वह है दूरभाषा सर्वे। निम्न किस विधि में एक व्यक्ति प्रयोजक के बारे में सब कुछ अध्ययन किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है, व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत आता है। प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान है परिकल्पना निर्माण। प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान है। प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? प्रयोग की योजना को प्रायोगिक
अविकल्प कहते हैं, अविकल्प कहते हैं, अविकल्प कहते हैं। प्रयोग की योजना को प्रायोगिक अभिकल्प कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होता है दूसरों के प्रति आदर भाव रखते हैं, ठीक है, न कि वो अपना खुदगर्ज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल सूचनाओं की रुचियों में विविधता में औसत बालकों श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? यह टर्मन और ओडम का है। एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो यह 140 से ऊपर होता है, ये पहले भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हुए उनको प्रतिभाशाली कहते हैं, जो क्रो एवं क्रो में अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते हैं, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है? यह है स्किनर का। 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? तो ये श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो होता है इनमें से कोई नहीं है। औसत, औसत से अधिक, औसत से कम, इनमें से कोई है ही नहीं। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक होती है तो वह होती है 89। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय के जीवन में अध्ययन काल के समय मध्य में अपनी आयु में अनुरूप अपनी कक्षा में नीचे की कक्षा के उच्च कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य व सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन साइरिल बर्ड का है। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़े बालक यानी पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केसेस एंड टर्मिनेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक लिखी किसने लिखा है? तो ये है बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है हिलगार्ड तथा एंटिकिसन। व्यवहार के सामाजिक नियमों को विचलित होने वाले बालों को अपराधी कहते हैं। यह कथन किसने कहा है? ये हीली ने कहा है, हीली ने, ठीक है। बाल अपराधी वह बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराध के रूप में दंडनीय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्लासमियर व गुडविन का है। समस्त अपराधों का जड़ एक चीज जान लीजिए, समस्त अपराधों की जड़ आर्थिक कारण होता है। अगर जिस घर में, जिस परिवार में आर्थिक स्थितियां वीकनेस यानी कमजोर होती है वहाँ अनेक प्रकार के अपराध का जन्म होता है, उत्पत्ति होता है। जिस घर में सभी लोग कुशलता पर, जिस मतलब कहने का मतलब ये है कि परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, उस घर में शांति और कुशलता पूर्वक सभी रहते हैं, वहाँ कोई अपराध होने की बात ही नहीं होता। समस्त जड़ों अपराधों का जड़ है आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल अपराधी बालक युवक होता है जो बार उनके कार्यों को करता है अपराध के रूप में दंडनीय है। यह कथन किसका है? तो ये क्लासमियर और गुडविन का है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सिखाने के अनुभवों का वर्णन करता है यानी व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? ये जो है क्रो और क्रो का है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास की क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन स्टीफन ने कहा था। विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या गुण उसको रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों को विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसका है? ये क्रो और क्रो का है। बुद्धि पहचाने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन किसका है? ये गाल्टन का है, गाल्टन की है।
बुद्धि सीखने की योग्यता, यह कथन किसका है? तो यह बकिंघम का है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टर्न का है। बुद्धि की प्रमुखता विशेषता क्या होती है? तो इस बुद्धि की देखिए, बुद्धि की प्रमुखता विशेषता जन्मजात शक्ति है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, और बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि प्रमुख विशेषता है आपको हम बताइए दिए हैं, और ये क्वेश्चन है सन 1860 में किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक और योग्यताओं की उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है? बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभिव्यक्त करने की जन्मजात योग्यता है, यह किसने कहा था? ये बर्ट का है। सन 1860 में यह किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों की उच्च बौद्धिक योग्यताएं में उनके वंशानुक्रम का परिणाम होता है? ये गल्टन का है। और बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है? बुद्धि और ज्ञान में अंतर देखिए, बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित होता है। बुद्धि प्राय एक से ही रहती है और ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है और ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि कहलाती है। तो उपयुक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिलियन स्केल के विकास के में देश में किया गया था, वह था यूएसए। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाई के अनुसार बुद्धि अमूर्त है और बुद्धि मूर्त है। बुद्धि अमूर्त भी है और बुद्धि मूर्त भी है। बुद्धि को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, और ये बात दोनों स्पष्ट नहीं हो पाता है। अमूर्त है, बुद्धि मूर्त भी है, ये दोनों कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब दोनों। ठीक है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यह है बीने के द्वारा। बुद्धि को एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, यह है बीने टर्मन स्टर्न। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये एस्पियन मैन ने किया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये गिलफोर्ड ने दिया था। बीने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले कौन है? तो ये टर्मन है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? टर्मन ने किया था। 125 बुद्धि लब्धि आईक्यू वाला किस वर्ग में आएगा बच्चा? यस, ये आएंगे, देखिए ये पर प्रखर बुद्धि वाले में आएंगे, प्रखर बुद्धि आईक्यू वाले आएंगे। मानसिक आयु के किसी व्यक्ति के द्वारा प्रविकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भाटिया का है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो इसमें 5 उप परीक्षण दिया गया है, और एक गूगल लेंस में आप करेंगे ना तो 4 भी वहां दिया गया है। तो दोनों में ध्यान दिएगा, 4 5 देता है, लेकिन 5 ही पर आप आंसर लगाइएगा। एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता के परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? तो उसमें कुल प्रश्न 100 है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें आंसर पहला ही होगा। ठीक है, और होगा यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है, अगर एक व्यक्ति का यानी बालक की आयु 16 वर्ष है तो उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी ये आपको बताना है। तो उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी वह 125 होगी। अगर 25 वर्ष से 46 वर्ष की बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 25 से 46 वर्ष बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वे है मूर्ख बालक अंतर्गत आते हैं। अति प्रतिभावान बालकों में बुद्धि लब्धि मान होता है, बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है, वह होता है 140 से 169 के बीच, यानी मध्य। मध्य मतलब होता है बीच। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? और ये 140 से अधिक होते हैं, 140 से ऊपर भी दिया है क्वेश्चन में। ठीक है। सैंडफोर्ड बी ने बुद्धि पर परीक्षा प्रश्न कितनी आयु बच्चों के लिए किए थे? तो ये किए थे 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण में प्रतिपादक हैं, ये हैं डॉक्टर भाटिया। चलोटा
टट्टन बुद्धि परीक्षा किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया। 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के एक बार और सुन लीजिए। 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं का संबंध में सबसे पहले कार्य किया? तो ये थे जे मुनरो ने। टर्मन मैरिल एस्केल का नाम किसने रखा? तो टर्मन मैरिल एस्केल का नाम ये टर्मन ने रखे। रेबिन्स प्रोग्रेसिंग मैथमेटिक्स के कितने रूप हैं? तो इनके 3 रूप हैं। 12 से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया है? तो वह है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने निर्मित की थी? तो ये कॉलिंस एवं ड्रेवर ने की थी। व्यक्ति बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता थे, इनका नाम था बीने और साइमन। सृजनात्मक मौलिक परिमाण ठीक है, परिणाम को अभिव्यक्त करने वाले मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन क्रो ने करा था। सृजनात्मकता के मुख्य नवीन रचना और उत्पादन में क्या होती है? तो ये होती है डेबर का। सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है? सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो इनसे तात्पर्य है कि एक व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति हो। सृजनात्मकता ही है जो एक व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का बनाती है, यानी साहित्यकार। सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या होती है? तो ये नव सृजन होती है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है? तो मौलिकता, उपयोगिता, नवीनता, केंद्रानुमुखता है। इसमें यही हो जाएगा कि सृजनात्मकता में मौलिकता, उपयोगिता, नवीनता ये तीनों आता है, लेकिन ये नहीं आता है केंद्रानुमुखता। यही आंसर हो जाएगा केंद्रानुमुखता। सृजनशील छात्र के गुण क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। संयोजनशील होंगे, ध्यान में एकाग्रता होंगे, उच्च स्तर की विशेष काल्पनिक शक्ति होंगे। सृजनात्मकता के किस तत्व के योग नहीं है? 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा बानो टिपन का। सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या होंगे? तत्व यहाँ पूछा जा रहा है, तो तत्व यहाँ पे सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। मौलिकता, पुनः परिभाषीकरण, सृजनात्मकता का उत्पादन, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? तो ये है प्रतिष्ठावाद। सृजनात्मकता का परीक्षण के कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं 106 में, ठीक है। 106 में पेज नंबर 54 की बात करते हैं। बाक्रे मेहदी के शाब्दिक सृजन अर्थात चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण माने गए हैं? तो यहाँ पे माने गए हैं 4। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 13 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि 130 होगी। यदि एक बालक की कालक्रम की आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु 15 वर्ष की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि गुणांक क्या होगा? तो उसकी बुद्धि लब्धि गुणांक 125 होगा। सृजनात्मक बालक के गुण क्या है? सृजनात्मक बालक का गुण जो है वह उपयुक्त सभी होगा, संवेदनशीलता होगा, विनोद प्रवृत्ति होगा, सौंदर्यात्मक विकास का गुण होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह रायबर्न का है, और रायबर्न से ने परिभाषा दिया कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि से कम होती है। ये किसने कहा? और ये क्या क्रो और क्रोकेर से? तो ये इन्होंने कहा कि अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्रो ने कहा, लेकिन कम होती है डेट लब्धि IQ कम होती है, तो ये आंसर हो जाएगा 70 से कम होती है। क्रो अनुसार मंद बुद्धि बालक, जो भी मंद बुद्धि बालक होंगे उनकी IQ बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण हुआ, तो इसमें अमेरिका में हुआ। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण अमेरिका में हुआ। अधिगम से अभिप्राय क्या है? तो अधिगम सीधी बात है, अधिगम को हम सीखना कहते हैं।
जहाँ अधिगम की बात आए यानी सीखने की बात कहा जा रहा है। पढ़ना, अधिकरण करना, पढ़ना और ऐसे कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ ही सीखना होता है। व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में आने वाले परिस्थितियों को भिन्न प्रकार की सामना करना पड़ता है, अधिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन्स का है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कॉर्न ब्रेक ने कहा है। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता सार्वभौमिक और निरंतरा होती है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया को जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थितियों के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जा सकता है। यह कथन है एम आर हिल गॉड का। सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सीखने के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। गामक, ज्ञानात्मक और निर्देशात्मक, यानी उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन गिलफोर्ड का है। कौन सा कारक अभी अधिगम को प्रभावित करता है? तो यह है उपयुक्त सभी। अगर कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? सीखने में अधिगम को प्रभावित करने वाले जैसे प्रेरणा, संवेगात्मक दशा, वातावरण शांत होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेरणा होना चाहिए, उसे उत्तेजित करें, प्रेरणा दे, संवेगात्मक दशा उनका अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उनका कुशलता पूर्वक आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। अगर जो भी बच्चा अधिगम करना चाहता है वो कैसे भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अधिगम की क्रिया को सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? तो ये है उद्देश्य की प्रबलता। ठीक है। अनुभव या शिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम को कहते हैं। ये कथन किसने कहा है? ये गेट्स ने कहा है। शिक्षक को सिखाने की क्रिया को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ये है आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विधियों को में से किसी एक का विधि का उपयोग करना चाहिए। संज्ञानात्मक और अधिगम द्वारा सीखा जाता है उपयुक्त सभी। बोलना, साइकिल चलाना, अनुकरण, ये होता है। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन डॉट 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 द्वारा किया गया है। तो ये किया गया थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने द्वारा किया गया है। सीखने के नियम के कौन से हैं? सीखने के नियम कौन कौन से हैं? तो सीखने के नियम जो है उपयुक्त सभी हैं। आत्मकीकरण का सिद्धांत, आसंख्यिक क्रिया का नियम और बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का मुख्य अंग कितने होते हैं? तो ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं, 5 होते हैं। आइए 130 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? तो ये सदचरित्र सदव्यवहार, यानी कहने का मतलब है अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जाता है? नैतिक गुणों, यानी धर्म का उद्देश्य नैतिकता होता है। समस्त धर्मों का उद्देश्य नैतिकता होता है, जो नैतिक गुणों का विकास इसमें किया जाता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। सदचरित्र और सदव्यवहार का निर्माण किया जा सकता और विकास किया जा सकता है। सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में क्या है? जो वक्र मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें होता क्या है? एस प्रकार की रेखा, एस प्रकार की रेखा। अधिगम के प्रयास से यह त्रुटि प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए हैं थॉर्नडाइक ने। अधिगम में अभ्यास के नियम को आशय क्या है? अधिगम के अभ्यास के नियम का से किसी बात को व्यवहार में लाना, किसी भी बात को व्यवहार में लाना, यह सबसे बड़ी अधिगम की अभ्यास का नियम कहलाता है। अधिगम की प्रयत्न के भूल की विधि का निम्नलिखित में के किसने पहले प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने। और एक आपको आवश्यक बात बता देते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति और आईक्यू तीव्र गति वाले व्यक्तियों का फॉरगेटिंग होना अनिवार्य है। वह हर एक व्यक्ति वैसे तीव्र गति और अस्थायी जो सद्भाव नैतिक होते हैं, वह उसका फॉरगेटिंग यानी भूलना एक प्रकृति प्रदत्त वो घटनाएं होती है। नेक्स्ट 135, निष्पत्ति योग्यता अभिक्रिया निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा? ये कहे थे स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत
जो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है के प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं पावलोव। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, ठीक है, ऑपरेंट कॉन्फिडेंशियल थ्योरी, कंडीशनल थ्योरी, यानी ये जो है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं इनका नाम है स्किनर। ठीक है, अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत फील्ड थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो फील्ड थ्योरी के प्रवर्तक जो हैं वह लेविन है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत यानी साइन लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, ये है टॉलमैन। हम करके सीखते हैं, किसने कहा, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा, तो ये डॉक्टर मेस ने कहा है। निम्नलिखित में से किससे सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया है, तो गेस्टलॉटवादी ने 141 देख लिए, 142 पे चलते हैं। सूझ के साथ है सूझ के सिद्धांत यानी सूझ के सिद्धांत, ठीक है, इन सिक्स की थ्योरी कि किस में लाभ पहुंचता है, तो ये लाभ पहुंचता है उपयुक्त सभी में, सौंदर्य बोध का विकास, बालकों की समस्याओं को सुलझाने में, सृजन कार्य में, उपयुक्त सभी में। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत की जनक कौन है। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक कौन है, तो ये हैं कोहलर। पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस प्रकार किया था, तो ये कुत्ता पर किए थे। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादन कौन है, तो ये हैं थॉर्नडाइक। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया, तो ये किए थे कुत्ते पर। पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था, तो ये है अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। एक चीज आपको बता देते हैं, जैसा कि 145 और 146 146 सेमी क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देने हम लोग बैठेंगे तो उसमें होता क्या है कि एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जाएगा, आंसर इधर उधर रहेगा, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको रिप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है जितनी बार आए उतनी बार हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हर्नाडाइक द्वारा प्रतिपादन सीखने के मुख्यतः नियम कितने हैं, ये 3 हैं। सीखने के एक नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान कुशलताओं और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः परीक्षण का हस्तांतरण कहा जाता है। यह कथन किसका है, यह कथन क्रो का है। अधिगम हस्तांतरण के समान तत्वों को सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने वाले जारी रखने का एक नियमित करने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो ये गुड की है। निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक क्या कहलाता है, आत्मगौरव कहलाता है। निम्नलिखित में जैविक प्रेरक क्या काम है, तो ये है नींद। ठीक है, निम्न के अभाव के प्रेरणा की निम्न के अभाव के प्रेरणा की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है, तो ये किसमें नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 155, प्रेरणा के कार्य को आरंभ करने के जारी रखने और नियंत्रित को करने की प्रक्रिया को हम, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल किसने दिया है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने के नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, यह कहे हैं गुड ने। ठीक है, गुड 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 ने। प्रेरणा का प्रश्न को क्यों प्रश्न है, क्यों प्रश्न है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों प्रश्न है, यह कथन किसका है, यह कथन कैच एंड फ्रेंच फिल्डन का है। प्रेरणा का प्रकार, देखिए प्रेरणा का प्रकार जो होता है वह और वह दोनों होगा, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। प्रेरणा मुख्य रूप से दो, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेरणा के स्रोत इसके अगर पूछा जाता है एग्जाम में, प्रेरणा का स्रोत क्या है, तो प्रेरणा के स्रोत 3 है, आवश्यकताएं, उत्पीड़न, उद्दीपन, चालक एवं प्रेरक। प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की क्रिया को, विकास को संपादित करने की क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, यह कथन पीवी यंग का है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन थॉमसन की है। सामाजिक प्रेरक, अब सामाजिक प्रेरक की बात करते हैं, तो सामाजिक प्रेरक जो है वह होता है आत्मगौरव। ठीक है, जैविक प्रेरक,
देखिए दोनों प्रश्न फंसाएंगे एग्जाम्पल में, सामाजिक प्रेरक क्या है और जैविक प्रेरक क्या है। सामाजिक प्रेरण में क्या आता है, समाज से संबंधित आत्मगौरव की बात किया जाता है, और जैविक प्रेरक में बात किया जाता है नींद की। ठीक है, जो सोता है वो खोता है। नेक्स्ट आगे चलिए, प्रशंसा एवं निंदा ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि हो करती है, यह अनुशासन की है। और निंदा की बात की जाए तो बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर को निर्वैर से जीता जा सकता है। अगर किसी बच्चे को आप अभद्र बातें करते हैं या मारते हैं तो अभद्र बातें वो भी तुमको कहेगा और मारेगा, दोनों को चोट लगेंगे, दोनों को अभद्र भाषा शैली बातों में हानियां पहुंचेगी, दोनों को फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं बैर से बैर शांत नहीं होता, बैर को निर्वैर से जीता जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, थानडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए हैं, तो ये दिए हैं केवल अ और स, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं, तो कोहलर सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया, तो ये हो जाएंगे आईपी पावलोव। ठीक है, शिक्षण व अधिगम से संबंधित आधार है, यह है उपयुक्त सभी, व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम परिस्थितियाँ। ठीक है, तो ये आधे घंटे का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है 167 तक। इसके बाद 168 से हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।